शुरू ही हुआ है बनारस में और धमाकेदार अंदाज में यहाँ की जनता शामिल हो रही है। एक बार फिर से इस निवेदन के साथ की मर्यादा में रहकर अपने सवाल जवाब कीजिए। चर्चा का ये सिलसिला शुरू करते हैं, कुछ लोगों की बात लेते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो बहुत देर से सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप आगे आइए। हमारे बनारस को इस वक्त केवल विकास की जरूरत है। हमें किसी टोपी और किसी सांप्रदायिकता से कोई मतलब नहीं है। जो हमें विकास देगा हम उसको वोट देंगे। कितने लोग विकास के लिए, विकास की तालियां दिखाइए। ये है विकास, बनारस विकास चाहता है, बनारस विकास चाहता है और बनारस ये कह रहा है कि बांटने की जो ये रणनीति है वो नहीं चलेगी। देखिए, मैं पहले ही आपको बोल दिया, हमारा एजेंडा ही विकास का है। जहाँ जहाँ हमारी सरकारें रही है, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हम कभी दंगे में, जात पात में विश्वास नहीं करते, विकास में करते हैं। मैंने पहले आपको बताया, आज मोदी की लहर इसके लिए चल रही है, लोगों को उम्मीद बनी है मोदी जी आएंगे तभी विकास होगा, तभी आतंकवाद खत्म होगा, तभी उग्रवाद खत्म होगा। शांति भी जरूरी है विकास के लिए और विकास के चलते उनकी इमेज बनी है। ये जो हुड़दंग आप देख रहे हैं, इनके नेता मुलायम सिंह जी बोल चुके हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं से अनुशासन सीखो। ये करने से थोड़ी विकास हो जाएगा। ये मोदी की लहर से ये परेशान है और इसीलिए इस तरह का व्यवहार हो रहा है। और सारी ये आप ही की पार्टी के ज्यादा कार्यकर्ता हैं, लाल टोपी है सबसे ज्यादा जो मर्यादा से बहक रही है। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे जो नारा लगा रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, कागज फेंक रहे हैं, अनुशासनहीनता ये तोड़ रहे हैं। ये देखिए किसका कागज आ रहा है। नहीं, आप जो आरोप लगा रही हैं, हर पार्टी पर ये इल्जाम अब है कि कैसे उसके कार्यकर्ता बिहेव कर रहे हैं और पार्टी के आला नेता कुछ नहीं कर पा रहे। सवाल ले रहे हैं कुल मिलाकर विकास एजेंडा हो, विकास के नाम पर फिर आम आदमी पार्टी के पास बताने को क्या है इनके? हमारे पास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। हमने दिल्ली का चुनाव जाति धर्म के नाम पे नहीं लड़ा, क्षेत्र और भाषा के नाम पे नहीं लड़ा। बिजली, पानी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल, ये हमारा मुद्दा था। और आज भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाति धर्म की राजनीति को खत्म करना हमारी प्राथमिकता है। आप देख रहे हैं इस प्रकार की अराजकता और इस प्रकार से हंगामा करके कौन से आप लोकतांत्रिक व्यवस्था कार्य करना चाहते हैं, ये साफ दिख रहा है। लोकतंत्र आहत होता है, इन सबसे लोकतंत्र आहत होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पर जब बात आकर अटकती है तो उत्तर प्रदेश से तो सफाया दिखता है। नहीं, अब ये तो आने वाला वक्त बनाएगा और हम समझते हैं कि बनारस में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगा तो एकमात्र धर्मनिरपेक्ष दल कांग्रेस ही दे सकती है और दूसरे में कोई ताकत नहीं करते। अजय राय अलग रो रहे हैं, दिग्विजय सिंह साहब अलग कह रहे हैं, उधर आनंद शर्मा अलग बेताब हो रहे हैं बड़ा होने को। आप लोग तस्वीर अभी तक कैंडिडेट उतारने में इतनी देरी क्यों? कल तक सारे फैसले हो जाएंगे और वाराणसी में कांग्रेस का उम्मीदवार मजबूती के साथ आ रहा है और हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। कुछ और सवाल लेते हैं, प्लीज संयम रखिए। मोदी बनारस में लगातार इनका भारतीय जनता पार्टी का मेयर, 3 विधायक, इनके सांसद लगातार रहे लेकिन कोई विकास नहीं हुआ और नरेंद्र मोदी को हम लोग वापस दे। सीधा सवाल बीजेपी से, आपके 3 विधायक हैं यहाँ के चुनावी क्षेत्रों में, लेकिन फिर भी विकास के नाम पर बनारस में सड़कों पर निकली, कितना कंजेशन, आपको भी मुसीबत का सामना करना पड़ा होगा। गंगा की स्थिति देख लीजिए जी। मैं 15 साल से विधायक हूँ, विधायक कितना काम कराता है सबको मालूम है। विधायक को फंड नहीं होता, सरकार को होता है। जानबूझ के कांग्रेस और सपा की सरकार और मायावती की आ रही है, वो काम नहीं करने देते, फंड नहीं देते पंचायत। आपको मालूम नहीं है कि हमारे विधायक सांसद पर जनता भरोसा करती है, जनता को मालूम है कि काम नहीं करने देते। और ये हुड़दंगई से जात पात मजहब हमेशा चुनाव जीतना चाहते हैं, ये कभी विकास की बात नहीं करते। विकास इनको यहाँ की नगरी को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहिए था, बनारस को। इन्हीं की सरकार चल रही है, मायावती की सरकार चल रही है। सांसद कुछ नहीं कर सकता तो फिर मोदी से क्यों लड़ रहे हैं? सांसद उतना ही कर सकता है, सांसद और विधायक का फंड लिमिटेड होता है, उतना ही कर सकता है जितना कर सकता है। संजय जी, बनारस में विकास की बात कर रहे हैं, लगातार बीजेपी का विधायक रहा, यहाँ मेयर बीजेपी का रहा, पार्षद ज्यादातर बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के रहे और यहाँ पर सीवर, वीवर और रिवर 3 बड़ा मुद्दा है। नदियां जो है वो नाला बन गई, 80 और वरुणा नदी यहाँ पे नाला बन गई, जिनके नाम पे वाराणसी का नाम बना था। यहाँ पर हालत ये है कि गलियों में आप चले जाइए, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां खुली हुई हैं, बजबजा रही हैं, बदहाली का शिकार है बनारस। इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी ऐलान कर रहे हैं ना केजरीवाल जी की चुनाव लड़ेंगे। अब ये जनता के बीच में आएंगे तो ऐलान करेंगे। दिल्ली वाला रेफरेंडम होगा, जनता से पूछ के तब ऐलान करेंगे कल।
रेफरेंडम वाली बात, रेफरेंडम यही होगा। इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया, अब बनारस की जनता के साथ धोखा बनारस ने एक नारा दिया। रेफरेंडम पर लोगों का भरोसा नहीं है। ये अपना ही रेफरेंडम होता है, आपका अपना ही फैसला होता है। लोकतंत्र में सबसे अच्छा तरीका है जनता की राय से कोई निर्णय लिया जाना। हमने दिल्ली में सरकार बनाई तो जनता की राय लेके बनाई। हमने दिल्ली के अंदर जब चुनाव लड़ने का फैसला किया तो जनता से पूछ के किया, और यहाँ भी बनारस में कल रैली होगी, उसमें पूछेंगे जनता से। रेफरेंडम का मतलब है कि आप जनता के कंधे पर रखकर बंदूक से गोली चलाते हैं, सीधा। बिल्कुल नहीं। जो तानाशाही की राजनीति हो रही है, आज आप देखिए हर तरफ पार्टी संगठन से बढ़ के मोदी, सारे वरिष्ठ नेताओं से बढ़ के मोदी, भगवान शंकर से बढ़ के मोदी। क्या इस देश से, इस प्रकार से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होगी? और सवाल संयमित तरीके। मैडम, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगातार हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई करा के सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया है। इन्होंने अपना नाम नमो किया है। नमो के बाद अपना सवाल पूछिए। मैं मोदी से पूछना चाहता हूं कि कांधार कांड किसी सरकार में हुआ, और मुरली मनोहर जोशी जी को जो बनारस के सांसद रहे तो रोज इसी सड़कों पर टहलते हैं, उनको सोचना चाहिए, उनको सर लानी चाहिए इस सड़कों पे। इसी सड़क आते हो कानपुर भाग गए, वही हाल मोदी का भी होगा। मुझे यहीं पर बातचीत करनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि आप लोग संयम नहीं बरत रहे। मैं चाहती हूँ इधर मौजूद लोगों के लिए फिर से तालियां हो जाए, और ढेर तालियां, क्योंकि आप लोगों ने संयम के साथ इस पूरी बहस को सुनने की हिम्मत दिखाई है। आप लोग कम से कम वो नहीं कर रहे जो यहाँ पर लोग कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है इस वक्त बनारस को, और आप लोग बेकाबू हो रहे हैं। पीछे जाइए प्लीज, पीछे जाइए। रामेश्वर चौरसिया जी, कुल मिलाकर बात वहीं पर अटक जाती है कि विकास बनाम जाति धर्म, ये संघर्ष जो है वो बनारस उसका प्रतीक बन गया है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये लोग इसलिए परेशान है कि हम जहाँ हैं सिर्फ विकास करते हैं, न जात के नाम पर वोट मांगते हैं, न धर्म के नाम पे। आपने देखा पिछले 1 साल में 150 दंगे उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी ने कराए वोट को पोलराइज करने के लिए। इनको मालूम है कि मोदी जी की हवा जो चल रही है, विकास की जो आंधी चल रही है उनके, उसके आगे सारे आंधी में उड़ जाने हैं। इसीलिए दोबारा ये लोग अपने विकास की बातें क्यों नहीं करते हैं? ये कहते हैं कि डर डर मोदी, थर थर मोदी, मोदी से थर थर कांप रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। आप तो हर हर मोदी कर रहे थे, यहाँ पे पोस्टर लगाकर भगवान के स्थान पर बिठा दिया आपने। देखिए, आज हर हर महादेव लोग कहता है, आशीर्वाद मांगता है। आज देश की जनता महंगाई, भ्रष्टाचार और आतंकवाद से पीड़ित है। मोदी में उनको दिखता है कि मोदी आएंगे तो वो ठीक करेंगे, इसीलिए हर हर मोदी का नारा गांव-गांव में लग रहा है, जनता लगा रही है। आपकी पार्टी ने कहा कि वो नारा नहीं है। अरे पार्टी का नारा नहीं है, जनता नारा लगा रही है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। देश का जनता मालिक है, जनता को लग रहा है कि वो आएंगे तो ठीक करेंगे, तो जनता को कोई नहीं रोक सकता। ये जो एक व्यक्ति के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूम रही है, ये इल्जाम तो आपकी पार्टी पर भी है। कौन है चेहरा? पूरा परिवार है, सिर्फ और सिर्फ परिवार है। हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने संघर्ष किया है, और संघर्ष हमारे चाहे अखिलेश यादव हो, बोल रहे हैं आप, अखिलेश यादव ने क्या संघर्ष किया, जरा समझा दीजिए। जेल तक गए हैं, लाठियां खाई हैं बसपा शासन में। जो संघर्ष अखिलेश यादव ने किया है वो इतिहास में राहुल गांधी एंड कंपनी ने नहीं किया है। हमारी पार्टी संघर्ष से आई है, और आज भी उत्तर बाकी कार्यकर्ता आप लोग संघर्ष नहीं करते, सिर्फ एक ही परिवार के लोग संघर्ष करके पहुंच रहे हैं। नहीं, हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, और हमारे नेता भी संघर्ष कर रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश में जो लोकप्रिय सरकार है, और आप रटी रटाई बातें मत बोलिए, ये बताइए कि प्रधानमंत्री का सपना कैसे पूरा होगा? तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी और मुलायम सिंह देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तीसरे मोर्चे में तो जितनी पार्टियां उतने प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये नहीं, ऐसा नहीं, आप आने दीजिए, आप देख लेंगी। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी उभर के समाजवादी पार्टी आ रही है, कोई इसको रोक नहीं सकता। व्यक्ति के इर्द गिर्द जब राजनीति की बात होती है तो संजय जी, मुझे भी याद आता है, अपने आप को देखिए, अपने संगठन के लिए जितना संजय सिंह काम करते हैं बिना टिकट के लालच के, उतना कोई नहीं करता। लेकिन अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी बन गए हैं। क्या वही नहीं हो रहा यहाँ भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें लगता है कि जो भी हमारे यहाँ
लोगों को टिकट, बहुत सारे लोग हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो आज भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी भूमिका है। कौन वरिष्ठ नेता है सर? कौन वरिष्ठ नेता? आप गिना दीजिए। योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, शाजिया इल्मी, जितने थे आंदोलन से जुड़े हुए, आपको छोड़कर सब निकल लिए, सत्ता सबको दिख रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चुनाव लड़ने को खाली सत्ता हथियाने का एक माध्यम मत मानिए। हम परिवर्तन के लिए राजनीति में आए हैं। मुझे लगता है कि आज व्यक्तिवाद की राजनीति बीजेपी को खाए जा रही है, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप चुनाव में देखिएगा, पूरी पार्टी पूरे संगठन से ऊपर और भगवान से ऊपर भी मोदी को रखा जा रहा है। इसी पर मैं एक बार चाहती हूँ रिएक्शन, लेकिन उससे पहले चौबे साहब आपके पास आते हुए, ये जो व्यक्ति और उसके इर्द गिर्द की राजनीति है, तो मुझे याद आया पिछले चुनाव में राहुल गांधी के माथे जो कहा जा रहा था कि जितनी जीत हासिल होगी अच्छा होगा, सब राहुल गांधी के सिर, जहाँ पर भी नाकामी हाथ लगती है। खूब घूमे थे उत्तर प्रदेश में, कुछ नहीं हुआ। तो फिर कांग्रेस पार्टी, मैं समझता हूं कि सामूहिक जिम्मेदारी को निर्वाह करती है और सामूहिक रूप से निर्णय भी लिया जाता है, और यही वजह है कि आज तक हम समझते हैं कि सामूहिक निर्णय बनारस के कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में आम सहमति केंद्रीय समिति में न बन जाने की वजह से ये ऐसा हुआ है। और जहां तक सवाल राहुल गांधी, सबसे काबिल वही हैं, बाकी पी चिदम्बरम जितने अन्य नेता हैं, प्रधानमंत्री अगर बनने की नौबत आती है तो वही बनेंगे। इसके पीछे क्या तर्क है, जरा समझा दीजिए। गांधी नेहरू परिवार की जो उपयोगिता कांग्रेस में थी वो आजादी के दिनों में थी, और आजादी के बाद से वही परिवार आज कांग्रेस को लीड कर रहा है। नरेंद्र मोदी बीच में अगर आ गए तो वहाँ आरएसएस जैसे संगठन को भी उन्होंने हाईजैक कर लिया, और आज जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने तो आरएसएस जैसे संगठन को भी हाईजैक कर लिया। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस अपने विकास की कहानी तो कह नहीं सकती, कांग्रेस की सत्ता में विकास कर नहीं सकते, ये भाजपा पर ही, भाजपा के ही कमियां निकालते रहते हैं। अपने पार्टी की चिंता करें। देश की जनता आज तंग आ गई है महंगाई भ्रष्टाचार से, और कांग्रेस को नकार चुकी है, सपा को नकार चुकी है। आप चिंता मत कीजिए, आने वाले दिनों में भाजपा का सरकार का नेतृत्व मोदी जी करेंगे, इसीलिए लोग परेशान है। जब देश में विकास होने लगेगा तो दोबारा ये लोग नहीं आएंगे। जैसे गुजरात में कांग्रेस समाप्त हो गई, उस तरह सपा भी समाप्त हो जाएगी विकास की आंधी में। जरा रियलिटी चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि आप लोगों की उम्मीदें कहाँ हैं। चारों की सीटों की दशा जरा पूछते हैं आपसे। आप तो प्रभारी है उत्तर प्रदेश के, कितनी सीटें दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को? उत्तर प्रदेश देखिए, ईमानदारी और सच्चाई से बोलिएगा। अभी तक हम उतनी सीटें जीतेंगे जितनी कभी नहीं जीतेंगे। 62 से ज्यादा सीटें जीतेंगे जो आंधी चल रही है। हो सकता है 77 भी रिपीट हो जाए। बीजेपी के नेता रामेश्वर चौरसिया जी कह रहे हैं 62 सीटें। आपके लिए तो ये सबसे मुश्किल सवाल है जो मैं पूछ रही हूँ। कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी उत्तर प्रदेश में? अब ये तो आंकड़ा हम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ अनुमान तो होगा। आप यूपीसीसी के महासचिव हैं। पिछली बार हम सारे लोग 22 सीट जीते थे, और इस बार हमें उम्मीद है कि हम पिछले रिकॉर्ड को भी सुधार करेंगे। आगे सुधार करेंगे। 22 से भी अधिक सीटें हम लोग लेने का प्रयास करें। आपका चेहरा ही बता रहा है कि आपकी उम्मीदें कितनी कम है। मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जैन साहब, समाजवादी पार्टी कितनी सीटें? मैं आ रही हूँ सर, आपके पास जा रही हूँ। समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, जरा आपका भी आत्मविश्वास देखा जाए। 65 सीट समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्राप्त करेगी, और आप आने वाले दिनों में देखिएगा। ये 62 आपके और 65 इनके, 80 सीटें ही हैं। 77 में इंदिरा जी हारी थी, इस बार राहुल, सोनिया और मुलायम सिंह जी भी हारेंगे। आप देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी को 165 और 70 के सीट में समेट दिया था, लेकिन जो लहर चली समाजवादी पार्टी की, उसमें समाजवादी पार्टी की पूरी सरकार बनी। उसी प्रकार 65 सीट लोकसभा में हम जीत के आ रहे हैं। अब संजय जी, आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें उत्तर प्रदेश? मुझे लगता है पूरे देश में हम लोगों को 100 सीटें मिलेंगी। पहला चुनाव है लोकसभा का जिसमें हम लोग लड़ रहे हैं। 100 सीटें आएंगी, लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत मिलने की स्थिति नहीं है। तो भ्रष्टाचार विरोधी एक सरकार का निर्माण हो, ये हमारी प्राथमिकता होगी। मैं समझ रही हूँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या इस भूमि में, आप तो कई दिनों से यहाँ पर हैं संजय जी, जमीनी हकीकत समझ रहे हैं। दिल्ली समझना बनारस को गलती तो नहीं हो जाएगी? दिल्ली में जब हम थे तब भी हम लोगों को यही कहा जा रहा था 3-4 सीट मिलेगी। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बनारस आम आदमी के साथ खड़ा होगा, आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होगा। ये आप देखिएगा। अभी ये हंगामा करने दीजिए। जो चुपचाप खामोश बैठे हुए लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ आएंगे और बेईमानों के ऊपर झाड़ू लगाएंगे। आप ही का सवाल रामेश्वर चौरसिया जी वो कह रहे हैं कि जो शीला दीक्षित का हाल दिल्ली में हुआ वो नरेंद्र मोदी का बनारस में होगा।
देखिए, ये लोग कांग्रेस से मिले जुले हैं। पहले शीला के खिलाफ आरोप लगाते थे, सरकार बनी तो ये भगोड़े लोग हैं, सरकार चला नहीं सकते, झूठ साच का प्रचार देश में करते। देश समझ चुका है कि कांग्रेस से मिले जुले हैं, कांग्रेस की बी टीम है। इस चुनाव के बाद आप पार्टी आप मोमबत्ती लेकर ढूंढेंगे तो पूरे देश में नहीं मिलेगी, इतना ही कर सकते। 62 सीटें दी, 62 सीटें दी आपने अपनी पार्टी तो 62 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी। आपको तो दिया लेकर ढूंढने से आपको कोई नहीं मिलेगा। ये तो एक नौटंकी पार्टी बन गई। मैंने बोला ना, मोदी फॉर विजन, राहुल फॉर डिवीजन, केजरीवाल फॉर टेलीविजन, अ थर्ड फ्रंट फॉर कंफ्यूजन, यही इस देश में है। और इसके अलावा ठीक है, हमें इस कार्यक्रम का बंद करना पड़ेगा, लेकिन चलते चलते जल्दी सबसे रिएक्शन ले लेते हैं। संजय जी, आपसे शुरुआत करते हुए, कुल मिलाकर ये जो मोदी बनाम केजरीवाल और जिस तरह से उफान दिख रहा है यहाँ की जनता में बनारस में, वो बहुत सामान्य नहीं है। क्या होगा? मैं यही कह रहा हूँ कि इसी प्रकार का उन्माद करके पूरे देश में यह स्थापित होना चाहते हैं। एक बड़ा वर्ग है जो इस राजनीति को पसंद नहीं करता, वो आम आदमी पार्टी के साथ आएगा। आप इंतजार कीजिए, ये बिस्मिल्लाह खां की धरती है जहाँ जिनको भारत रत्न से नवाजा गया। यहाँ पर अराजकता को, नफरत को कोई जगह नहीं मिलेगी। लोग आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होंगे। संजय जी, तो मुझे याद आ जाता है रेल भवन। अराजकता तो आपकी फैलाई हुई चीज है। हमने जनता के मुद्दे पर 4 डिग्री टेम्परेचर में अपनी पूरी रात सड़क पे गुजारी है। बलात्कार हुआ था डेनिस महिला के साथ, वो मुद्दा था हमारा, उस पर कार्रवाई की मांग को लेकर हम बैठे थे। जी, चलिए चलते कंक्लूडिंग रिमार्क आपकी तरफ से कि आपकी जो अब जिस तरह से ये माहौल इस तरह से गर्माता दिख रहा है, क्या होगा उत्तर? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और लोग सरकार बनेगी, केंद्र में प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तीसरा मोर्चे की सरकार बनेगी, उसमें हमारे देश के नेता माननीय मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा 65 सीट उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी लेके आ रही है। विश्वास है या फिर अति आत्मविश्वास है, ये आप ही समझिए, लेकिन कुल मिलाकर यही तस्वीर उभर कर आ रही है कि बनारस में जबरदस्त हलचल है। कहीं पर चले जाइए, चुनावी चर्चा जैसे उन्माद के रूप में बहुत ज्यादा फैलती हुई दिखाई देती है। राज तिलक का ये कारवां कल भी पहुंचेगा इसी बनारस के 80 घाट पर। हम रहेंगे तमाम पार्टियों के नेताओं के साथ और ऐसी ही एक चर्चा होगी फिर समझने के लिए कि क्या बोल रहा है बनारस। आज के लिए राज तिलक में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों